हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की बहुत ही छोटी, सरल और जोशीली कविता उत्साह। इस कविता का नाम सुनते ही मन में उमंग सी उठती है। तो चलो पढ़ते हैं अपनी कविता उत्साह। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपना काव्य या पाठ कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं। जी हाँ, 3 पार्ट्स में। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा शब्दार्थ और भावार्थ, तीसरा प्रश्न। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम हम ये पृष्ठभूमि क्यों पढ़ते हैं। तो बेटा आप ये समझिए कि कोई कॉन्सेप्ट हमें जानना है और उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट में से कुछ क्वेश्चंस आए, तो बिना बैकग्राउंड जाने क्या उसके क्वेश्चंस हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड है क्या, ये कहाँ से आई है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, तब तक हम उसके प्रश्न उत्तर जो भी हम देंगे उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे नंबर पूरे नहीं आएंगे। समाओ हिंदी में हम लिखेंगे कुछ तो कुछ नंबर आ जाएंगे, पर हमें कुछ नहीं, हमें पूरे नंबर चाहिए। तो इसलिए हमेशा कविताओं का बैकग्राउंड अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो चलो मालूम करते हैं अपनी कविता उत्साह का बैकग्राउंड। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें हम निराला जी भी कहते हैं। निराला जी हिंदी के बहुत ही अद्भुत कवियों में आते हैं, जो इतनी खूबसूरत और बहुआयामी कविताएं करते हैं और हर एक कविता के अंदर इतनी खूबसूरती भर देते हैं कि सुनने वाला उस कविता का हो जाता है। जैसे कि वो प्रकृति की कविताएं लिखते हैं तो मन के अंदर प्रकृति की खूबसूरती चलने लगती है। वो जोशीली कविताएं लिखते हैं तो सब कोई जोश से भर जाता है, और अगर वो कोई मार्मिक कविता लिखते हैं तो दिल का हर एक कोना उस मर्म, उस दर्द को समझने लग जाता है। तो जो हमारी कविता है उत्साह, उस कविता के अंदर उन्होंने जोश और क्रांति की भावनाएं भरी हैं। वो एक ऐसे समाज को चाहते हैं जो नया रूप धारण करे, एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसे लोग एक्सेप्ट करें। और वो कब संभव है? जब कोई कवि या बदलाव लाने वाला क्रांतिकारी कोशिश करता है। तो यहाँ इस कोशिश करने के लिए वो एक प्रतीक का इस्तेमाल करता है, बादल। और बादल का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं वो? क्योंकि बादल जब आते हैं तो क्या होता है, एक उत्साह हो जाने लगता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब वही बादल गरजने लग जाएं तो वो उत्साह अपने पीक पर आ जाती है, या हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि यस अब बादल बरसेंगे। तो ये जो उत्साह है वो बादलों को देख के आता है। ठीक वैसे ही कवि चाहता है कि जिस तरह से बादल आते हैं और हमारे अंदर उत्साह भर देते हैं, ठीक वैसे ही कवि के शब्द भी ऐसे निकलने चाहिए जो लोगों के अंदर उत्साह भर दे। और ठीक जैसे बादल बरसते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, पूरी समाज, पूरी फसलें, खेती, खेत खलियान, सबकी आकांक्षाएं वो पूरी कर देता है। ठीक वैसे ही जब कवि अपने शब्द लिखे और इतने जोशीले हों कि समाज के अंदर चेतना जागृत हो जाए, उन लोगों की समझ विकसित हो जाए और वो अपने समाज को नव निर्माण करने के लिए आतुर हो जाए, यानी अपने समाज की बुराइयों को दूर कर एक नए समाज के निर्माण के लिए शुरू हो जाएं। तो बेटे इसी सभी बैकग्राउंड के साथ में अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, यानी कि नए शब्दार्थ और फिर उसके बाद में भावार्थ। और नए शब्द हैं हमारे कुछ इस तरह। गरजो, गरजो का अर्थ होता है गरजना। घेर, घेर मतलब घिर के आना। घोर मतलब घने। गगन मतलब आसमान। धाराधर, धारा धर यानी धारा को धरने वाला यानी बादल। ललित मतलब सुंदर। विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक। उर, ये तो आपने बहुत वीडियो में सुना होगा मेरे, उर, और आगे भी सुनने में मिलेगा। उर का अर्थ होता है हृदय। नवजीवन मतलब नया जीवन। विकल मतलब बेचैन या व्याकुल। उन्मन मतलब उदास। निदाग, बेटा निदाग नहीं है, निदाग। निदाग मतलब होता है गर्मी। जन मतलब लोग। अब चलिए हम लोगों ने नए शब्दों का अर्थ तो समझ लिया है, अब इनका इस्तेमाल करते हैं और मालूम करते हैं भावार्थ, यानी कवि क्या कहना चाहता है। बेटे हम अपनी कविता को 2-2 लाइनों में डिवाइड करके समझेंगे, फिर ओवरऑल समझेंगे, जैसे कि हर बार करते ही आए हैं। तो कविता कुछ इस तरह से है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधार ओ, बादल गरजो।
बेटा यहाँ पे ये बादलों को आवाहित कर रहे हैं। आवाहित होना, पुकार के बुलाना। वो बादलों को बुला रहे हैं कि बादल आओ और घेर घेर के इस गगन पे छा जाओ और गरजो। तो यहाँ पे वो बादलों को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो उन कवियों को, उन नवयुवकों को बुला रहे हैं बादलों के प्रतीक का इस्तेमाल करके, जो अपने समाज के अंदर उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, उसमें एक नया जीवन भर सकते हैं। ऐसे कवि और ऐसे व्यक्तियों को वो बुला रहे हैं बादलों को कह के, यानी कि बादल आओ। और जिस तरह से बादल आकाश में छा जाता है, घने घरघोर होके आते हैं, वैसे ही वो कवियों को और नए नवयुवकों को बुला रहा है जो इस समाज में क्रांति चाहते हैं, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, नया जीवन चाहते हैं। उन लोगों को बुला रहा है कि आओ और इस तरह से आओ जैसे बादल आता है पूरा घिर के। तो आगे, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। तो जिस तरह से बादल आते हैं, कैसे आते हैं? ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले एकदम घुंघराले से, बाल कल्पना कैसे पाले। और तुमने देखे होंगे कि जब बादलों की तरफ देखते हैं तो बाल कल्पनाएं भी चलती हैं। बाल कल्पनाएं हमने भी खूब की हैं, आपने भी की होगी कि जब बादल आते हैं तो हम इमेजिनरी करते हैं, अपनी कल्पनाएं चलाते हैं। देखो ये तो घोड़े की तरह दिख रहा है, नहीं ये परी की तरह दिख रहा है, नहीं ये तो रथ की तरह दिख रहा है। तो ऐसी कल्पनाएं भी हम करते हैं। तो जिस तरह से बादल आते हैं एकदम सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह घुंघराले से, और बच्चों की कल्पनाएं भी उससे शुरू हो जाती हैं देखते ही। और विद्युत छवि उर्मे, और जैसे बादलों के हृदय में, उर्मे हृदय में विद्युत छवि होती है यानी बिजली होती है, कवि नवजीवन वाले, और नवजीवन वाले होते हैं। तो ठीक वैसे ही वो उन कवियों को और उन नवयुवकों को, क्रांतिकारियों को आवाहित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि जिस तरह से बादल सुंदर होके आते हैं और कल्पनाओं से भरे के आते हैं, ठीक वैसे भी तुम भी समाज में सामने आओ। और इस तरह से आओ कि जब तुम आओ तो सबकी नज़र में वो आने लग जाएं, लोगों की आकांक्षाएं कल्पनाओं में बदलने लग जाए। जब बादल आते हैं, कल्पनाएं होती है ना बच्चों की, ठीक वैसे ही जब ऐसे कवि आए तो उनमें भी कल्पनाएं हों उनके शब्दों के अंदर, जब वो बोले। और जब कोई नवयुवक बोले समाज की बुराइयों को दूर करके एक नया सूरज दिखाने के लिए, तो वो जब बोले तो उसके अंदर भी जो लोगों की आकांक्षाएं, वो कल्पनाएं लेने लग जाए। और वो कहते हैं विद्युत छवि उर्मे। तो जिस तरह से बादलों के उर्मे, हृदय में विद्युत छवि होती है, ठीक वैसे ही उन कवियों के अंदर, उन नवयुवकों के अंदर भी एक ताकत होती है, एक जज्बा होता है, वो विद्युत की तरह होता है। और वो कवि नवजीवन वाले, वो नवजीवन के लिए होता है। वो जो जज्बा है, वो जो विद्युत की तरह यानी कि बिजली की चमक की तरह जब उनके शब्द निकलते हैं तो वो आकांक्षाओं को भरने के लिए निकलते हैं और वो नवजीवन के लिए निकलते हैं। देखिए आगे, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा यानी कि यहाँ पे वज्र आपको पता होगा बेटा, कठोरता के लिए भी कहा जाता है, जिसे इंद्र देवता का वज्र एक हथियार है, आपको सब पता है, औजार। तो वज्र छिपा, जो कठोरता है उसको छिपा लो, और नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, और एक नई कविता इस समाज में भर दो। यानी कि यहाँ पे कवि एक नए समाज के निर्माण की बात कर रहा है कि जो कठोरता है, जो रूढ़िवादी है, उसको छिपा दो, उसको हटा दो, और एक नया जीवन इस समाज के अंदर भर दो, बादल गरजो। बेटा इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कवि पहले बादलों की बात कर रहा है, और बादलों के प्रतीक से वो कवियों को, नव युवकों की बात कर रहा है जो समाज में बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से बादल को वो बुला रहा है कि हे बादल तुम आओ, और इस तरह से आओ कि पूरे आकाश को घेर लो, घोर होके आओ, यानी पूरे घन होके आप आइए, और इस तरह से आइए कि बच्चों की कल्पनाएं उसमें होने लग जाए, और इस तरह से बिजली चमकाओ कि जिसकी चमक से ऐसा लगे कि जैसे नया जीवन आने वाला है। क्योंकि बरसात आती है तो नया जीवन आता है ना, नए पेड़ पौधे निकलने लगते हैं, नया जीवन आने लगता है। और जो बुराइयां हैं, क्योंकि गंदगी समाज की जो है वो मिटने लग जाती हैं, पेड़ पत्तों पर भी जो गंदगी होती है वो भी हट जाती है। तो वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तो उन सब गंदगी को हटाकर फिर नया जीवन जो बादल शुरू कर देता है, तो उसी को प्रतीक बना के वो कह रहा है कि जब कि हे नए युवक,
हे जो कवि तुम आओ और समाज के अंदर अपने जो शब्द हैं वो इस तरह से दो, इतनी व्यापकता से दो, इतनी खूबसूरती से दीजिए कि उसकी कल्पना लोग करने लग जाएं। कल्पना मतलब आकांक्षाएं, तुमसे उम्मीद करने लग जाएं और लोग विद्युत छवि उर्मे, और जो तुम्हारे हृदय में इस समाज को बदलने की ताकत है उसको सामने लाओ, और उसको इस तरह से सामने लाओ कि नवजीवन समाज में आ जाए और समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाएं, और उन दूर करने के बाद में एक नया समाज हमारे सामने आ जाए, एक नया निर्माण हो जाए। तो बच्चे, ये थे हमारा पहला पार्ट इस कविता का, जिसके अंदर जो कवि है वो बादलों को प्रतीक बना के नए कवियों और उन लोगों को आवाहित कर रहा है, यानी कि पुकार लगा रहा है, बुला रहा है जो इस समाज का नया निर्माण चाहते हैं, जिन्हों ऐसे शब्द देना चाहते हैं जिससे समाज के अंदर बुराइयां खत्म हो जाएं और एक नया समाज बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे बादल आता है और उसके बाद बादलों के आने के बाद की गर्जन सुन के एक उम्मीद जग जाती है और लोगों के अंदर जो कल्पनाएं होती है चलने लगती है, आकांक्षाएं बन जाती हैं, और फिर उसके बाद में जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है, सारी गंदगी दूर हो जाती है। आप देखिए, हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, और जो इस तरह से है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। बेटा, विकल का मैंने आपको बताया था कि विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन थे उन्मन यानी कि उदास था, सारा पूरा जो मन था वो पूरी तरह से उदास था। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के निदाग के यानी कि पूरे संसार के, निदाग मतलब मैंने बताया था गर्मी, के सकल जन, सकल माने संपूर्ण या पूरे, जन माने लोग। अब वो बता रहे हैं कि बादलों के आने से पहले की वो बता रहे हैं बात कि जो जितने भी लोग थे वो बेचैन थे, गर्मी से परेशान थे। देखो, विकल विकल बेचैन हैं, उन्मन थे उन्मन, उनके मन भी उदास हैं क्योंकि गर्मी इतनी है। विश्व के निदाग के सकल जन, और विश्व के जितने लोग हैं वो जैसे गर्मी में परेशान हो रहे हैं। ये बादलों के आने से पहले की कल्पना है। और आप इसे देखो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करें तो कवि क्या बता रहा है कि एक ऐसे क्रांतिकारी जो कि समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उस समाज में जहाँ पर कुरीतियाँ हैं, विडंबनाएं हैं, परेशानियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उस समाज, कैसा समाज होगा वो विकल होगा। लोग वहाँ बेचैन होंगे, वहाँ पे उनके जो मन होंगे वो उदास होंगे क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर अभी वो उन पुरानी रीतियों को फॉलो कर रहे हैं जिनकी वजह से अत्याचार हो रहे हैं, दहेज चल रहा है, उत्पीड़न चल रहा है, शोषणता चल रही है समाज के अंदर। और इसके अलावा हमारे जो मन है वो पुरानी सोच को छोड़ने को तैयार नहीं है, और उस जो वो तपिश है इस बात की, और वो तपिश किसके अंदर होती है, नवयुवकों के अंदर होती है, क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते हैं कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब इस समाज की हम बुराइयों को अपने साथ नहीं रखने वाले हैं। तो इसी बात को देखो कह रहे हैं बादलों के रूप में, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, कि बादलों के आने से पूर्व में बेचैन थे सब, मन उदास थे उनके, और पूरा विश्व ऐसा था कि जैसे गर्मी में उन जल रहे हों। यानी कि अब पूरे समाज के अंदर लोग परेशान हैं समाज की बुराइयों को देखते हुए, शोषणता को देखते हुए। आगे देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। लेकिन जब बादलों के आने से पूर्व सब परेशान हैं, उदास हैं और पूरी धरती जल रही है गर्मी से, तो तब क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से, यानी कि अचानक से जब बादल आते हैं, अज्ञात दिशा यानी कि ऐसी दिशा जो पता नहीं, क्योंकि बादल का तो फिक्स नहीं है। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसे अज्ञात दिशा से जब बादल आते हैं और वो भी अनंत, ऐसे कि जैसे कितना बरसेंगे, आज इतने सारे आए हैं। तप्त धरा, धरती जो जलती हुई है, जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि बरस के इसे शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे देखो क्या वो बात कह रहे हैं, इसको प्रतीक कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कह रहे हैं कि कोई दिशा तय नहीं है क्रांतिकारी की, कोई दिशा तय नहीं है किसी कवि की, और आओ इस समाज के अंदर आने के बाद में जो तपती धरती की तरह जो हमारा समाज हो गया, शोषित हो चुका है पूरी तरह से, ये एक तरह से हमारा विकलांग हो चुका है पूरी तरह से, और उसको जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि अपनी कविताओं से, अपने जो शीतल शब्द हैं उनसे इसे शीतल कर दो, यानी कि अपने जो ठंडे शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनकी वजह से नव निर्माण हो जाए, नया समाज बन जाए, जिससे इन कुरीतियों को धोया जा सके, वो इस तरह से समाज गढ़ दो, और फिर देखो समाज कैसा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सुंदर। ठीक वैसे ही बादल गरजो, कि तुम ऐसे गरजो कभी, ऐसे गरजो तुम नवयुवक कि हमारा समाज बदल जाए और हमारा समाज सुंदर हो जाए।
तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग सकल जन के सभी लोग बेचैन हैं और मन उदास हो चुके हैं। विश्व में गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा से अनंत घन आ गए हैं, बहुत बादल आ गए हैं। तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। तो कह रहे हैं कि इस धरती जो जल रही है इसे अपने जल से हे बादल शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल ऐसे गरजो। तो यहाँ पे उन्होंने बादलों का तो बता दिया है, लेकिन उसका प्रतीक भी उन्होंने बताया है, साथ में छिपा हुआ अर्थ कि जो समाज है हमारा वो बुराइयों से परेशानियों से पूरी तरह से भर गया है। लोग उदास हो गए हैं। अब उसकी गर्मी से मतलब यहाँ पे उन बुराइयों से जो पीड़ित लोग हैं वो परेशान हैं कि कब इन बुराइयों से हमारा छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कवि आ जाए और ऐसे नवयुवक हमारे समाज के अंदर आ जाएं जो अपने इस समाज में बदलाव लाएं और ऐसे काम करें जिससे कि सब शीतल हो जाए, ऐसे काम करें कि समाज की बुराइयां दूर हो जाएं, तो बादल गरजो, यानी कि ऐसे कवि ऐसे नवयुवक आओ सामने और समाज को बदल दो। तो बेटा ये थी हमारी कविता उत्साह। और इस कविता के अंदर आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना कि जो कवि हैं वो बादलों को प्रतीक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके द्वारा वो आवाहित कर रहे हैं ऐसे बादलों को जो समाज में आए और ऐसे बरसें कि सब कुछ शीतल कर दे, सब कुछ धो डाले, यानी कि बुराइयों को धो डाले। यानी वो एक ऐसे नवयुवक और ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज में क्रांति चाहते हैं। तो वो उनको आवाहित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ और समाज में हम बदलाव लाते हैं। आते हैं बेटा हम अपने अंतिम प्रकार की ओर, यानी प्रश्न की ओर, कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न इसमें से बनेंगे। बेटे हमारे एग्ज़ाम में इसमें 3 प्रकार से प्रश्न बनेंगे। पहला पद्यांश आएगा, यानी कि पद्य का 1 अंश यानी कविता का 1 अंश। दूसरा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और तीसरा 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। जो पद्यांश है उसमें से आपको क्या किया जाएगा कि कोई भी एक पद्य उठा के आपको दे दिया जाएगा, यानी कि एक हमारी इस कविता उत्साह का एक पार्ट उठा के आपको दे दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। कवि और कविता का नाम क्या है? कवि किसे गरजने को कह रहा है? ये भी प्रश्न आ सकता है। कवि गरजने को ही क्यों कह रहा है, बरसने को क्यों नहीं कह रहा है? प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस कविता का आप शीर्षक क्या रखेंगे। 2 या 3 नंबर के प्रश्न में एग्जामिनी पूछ सकता है आपसे, कवि बादलों को बरसने की जगह गरजने को क्यों कह रहा है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कविता का शीर्षक उत्साही क्यों रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, जैसे कविता में किन शब्दों के द्वारा ध्वन्यात्मकता का प्रभाव उत्पन्न किया गया है। बेटा ध्वन्यात्मकता मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि का आभास होता है। आभास कैसे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कल कल बहती नदी, अब नदी तो बह रही है लेकिन कल कल क्या है, ये कल कल उस नदी के बहने की जो आवाज़ है उसका आभास दे रही है। जैसे छुक छुक आई रेल, रेल आ रही है लेकिन छुक छुक क्या है, उसकी आवाज़ का आभास है। यानी ध्वन्यात्मक शब्द इन्हें हम बोलते हैं, ऐसे शब्द जो किसी ध्वनि का आभास देते हैं। जैसे चींची करती चिड़िया, आपने सुना ही होगा। तो ये जो शब्द हैं ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं। जो हमारा प्रश्न है वो ये कि कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जो ध्वन्यात्मकता का प्रभाव हमें उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से बन के आ सकता है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो किन किन अर्थों में या किन किन प्रतीकों के बारे में जो बादल है उसका प्रयोग किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि वो गर्जन के तौर पे चेतना जागृत करना, नवनिर्माण की बात करना, बरस कर जो प्यासी ज़मीन को जैसे हम वो करते हैं, शीतल करते हैं, ठीक वैसे ही समाज का अंदर हम लोग बुराइयों को दूर करके उसको हम शांत करें। तो बेटा ये थी हमारी कविता उत्साह निराला जी की। बेटा इसके बाद में हम लोग एक और कविता है हमारी 10th क्लास में निराला जी की, अट नहीं रही है। इस वीडियो के बाद में प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप निराला जी की दोनों कविताएं जो 10th क्लास में लगाई गई हैं उनको समझ पाएंगे।